हुआ करती थी, 10,000 के आसपास छात्र पढ़ते थे, 1500 से अधिक शिक्षक उन्हें पढ़ाया करते थे। चीनी यात्री हेन सांग ने भी इसी नालंदा के अंदर शिक्षा ग्रहण की थी और वो यहां पर अध्यापन भी करवाए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड दिखा देता हूं, क्योंकि इसका निर्माण कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। क्या है कुमार गुप्त पीरियड का टाइम पीरियड, अब उसको थोड़ा सा समझते हैं इतिहास की भाषा में। साथियों, भारत के अंदर जो सिविलाइजेशन के या फिर भारत के अगर इतिहास में बात करते हैं राजघरानों की, तो उसमें डायनेस्टीज में सबसे प्रमुख डायनेस्टी मिलती है मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के बाद आती है कुषाण डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी जब खत्म हुई तो उसके बाद कुषाण डायनेस्टी आई उत्तर भारत की तरफ, और दक्षिण की तरफ आई सातवाहन डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के अंदर जो वैश्य हुआ करते थे, यानी कि जो लोग व्यापार किया करते थे, गुप्ता जिन्हें आज आप कहते हैं, बनिया जिन्हें आप कहते हैं, उन्हीं वैश्यों के द्वारा गुप्ता एम्पायर की स्थापना की गई थी। कुषाण डायनेस्टी के अंदर ये लोग हुआ करते थे, कुषाण एम्पायर में हुआ करते थे, और ये भी भारत के उत्तर भारतीय क्षेत्र में रहे थे। ये जो गुप्ता एम्पायर है, इसी गुप्ता एम्पायर के बाद में फिर हिंदू डायनेस्टीज की एंट्री होती है। ठीक है, तो एक तरह से बुद्धिज्म का यहां पर कमी होना और उसके बाद में हिंदुइज्म का यहां पर प्रसार होना देखा जाता है। फिर इसके बाद में फिर सल्तनत पीरियड आता है। यही वो सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत पीरियड, जिसके कालखंड में गुप्ता डायनेस्टी के दौरान निर्मित किए हुए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया जाता है। अब मैं और स्पेशलाइज्ड हो जाता हूं, तो आप इधर आइए। देखिए, जब मौर्यन एम्पायर की हम बात करते हैं तो वो बिफोर क्राइस्ट 324 से लेकर 187 बीसी के दौरान देखा जाता है। इसी के अंदर प्रमुख किंगडम, जो मौर्यन राजा रहे, उनके अंदर से आप अशोका, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इनके नाम जानते हैं। मौर्यन किंगडम को बाद में फिर शुंग, कण्व, सातवाहन, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शाका और कुषाण, इनके द्वारा मौर्यन के बाद में काफी सारी और डायनेस्टीज आई, लेकिन ये सब बहुत छोटे छोटे कालखंड के लिए रही थी। इन्हीं में से फिर संगम पीरियड आगे निकल कर आता है 300 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में। 300 बीसी, 300 एडी, एडी बोले तो अभी वाला जो कालखंड चल रहा है, दैट इज एडी कालखंड। इस कालखंड के बाद में आती है एंट्री गुप्ता एम्पायर की, और उस गुप्ता एम्पायर का एंशियंट इंडिया में बहुत बड़ा महत्व है। अब गुप्ता डायनेस्टी को अगर हम देखें तो इसके संस्थापक में श्रीगुप्त का नाम कंसीडर किया जाता है, जो 240 सीई से लेकर, यानी कि अभी वाला जो समय चल रहा है उसमें 280 वाले सीई तक ये रहे। इन्हीं के बच्चे हुए घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच से चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन से समुद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त वन से समुद्र चंद्रगुप्त टू, फिर चंद्रगुप्त टू की संतान हुई जिसका नाम था कुमारगुप्त। यही वो कुमारगुप्त हैं जिनका टाइम पीरियड रहा था 415 बीसी से लेकर के 455 बीसी। मतलब इसको ऐसे समझिए कि आज से लगभग 2000 साल पहले आप आए थे। ठीक है ना, अभी कौन सा चल रहा है, 2024 चल रहा है ना, तो हाँ, तो आज से 1600 साल पहले ये आए थे। ठीक है, तो 1600 साल पहले कुमारगुप्त वन हुए, जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्हें शक्रदित्य के नाम से भी जाना जाता है, कुमारगुप्त वन। तो कुमारगुप्त वन के कालखंड में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में। ठीक है, इसका क्षेत्र कहां हुआ करता था, तो आज के मैप पर अगर हम मतलब गुप्ता डायनेस्टी देखें तो वो उसका क्षेत्र इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये वो क्षेत्र है जिसके ऊपर, मतलब यहां तक अगर आप ये लाइट पर्पल कलर देख रहे हैं, सिंध वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र तक भी कंट्रोल गुप्ता डायनेस्टी का हुआ करता था। ठीक है ना, आप इसे देख सकते हैं कि यहां पर ये पूरा की पूरा क्षेत्र गुप्ता डायनेस्टी के कंट्रोल में हुआ करता था। अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो इसी क्षेत्र में आपको जगह दिखाई देगी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र जिसको आज पटना कहते हैं, उसी के पास आपको दिखाई देता है नालंदा। ये रहा। इस नालंदा को आज के समय पर अगर देखा जाए तो यह भारत के बिहार राज्य में है, और बिहार राज्य के अंदर पटना से 100 किलोमीटर दूरी पर राजगीर के अंदर नालंदा स्थित है। तो ये रहा पटना और इसके बगल में नालंदा। यानी कि उस समय का अगर हम वो देखें, क्या कहते हैं उसको, गुप्ता डायनेस्टी, तो गुप्ता डायनेस्टी का जो कार्य क्षेत्र था वो ये वाला क्षेत्र। अच्छा, तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, यहां पर आपको नालंदा दिखाई दे रहा है। यानी कि गुप्ता कालखंड में जहां पर क्षेत्र था, उस क्षेत्र को अब आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त वन के द्वारा करवाई गई थी। फिर उसके बाद में इसका लगातार बहुत अच्छे से सार संभाल आने वाली जो डायनेस्टीज रही थी उनके अंदर होता चला गया। मतलब ऐसा था कि इस क्षेत्र को आने वाले समय में खूब अच्छे से सहेज कर रखा गया, और यहां पर लगभग 700 साल तक दुनिया भर के अंदर यहां का शिक्षा पूरी दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त करता रहा। ठीक है साहब,
हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसका संरक्षण किया। कहते हैं कि यहां का एक विशाल पुस्तकालय इतना विशाल था कि यहां पर 90 लाख से अधिक किताबें रखी हुई थी। ठीक है, यहां की पढ़ाई के बारे में कहते हैं कि यहां धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र, चित्रकला, वास्तु, अंतरिक्ष विज्ञान, धातु विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि की चीजें यहां पर पढ़ाई जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार 100 साल के अंदर ही नालंदा विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में दुनिया भर के अंदर शीर्ष पर पहुंच गया था। यहां विद्यार्थियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुर्वेद भी पढ़ाया जाता था। 1500 से ज्यादा शिक्षक यहां पर थे। शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ ही रहा करते थे। शिक्षा, रहना, खाना सभी एकदम निशुल्क था। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देशों से बच्चे यहां पढ़ने आते थे। आर्यभट्ट साहब ने भी यहीं पर पढ़ाया था। इतिहासकारों के मुताबिक गणित और खगोल विज्ञान की तमाम थ्योरी नालंदा के जरिए ही दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची थी। बीबीसी ने बकायदा एक सीरीज बनाई, प्लेस दैट चेंज द वर्ल्ड। उसके अनुसार चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आए थे तब वो यहां पर बकायदा प्रोफेसर के रूप में भी काम किए थे। ठीक है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा में नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया है। अब चर्चा होती है बख्तियार खिलजी की, जिसने इसे मिटा दिया। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय 1193 तक आबाद रहा। इसके बाद में तुर्क आक्रमणकारी हुए बख्तियार खिलजी, इन्होंने यहां पर हमला किया, पूरी यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया। इतिहास